गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम भारत में हरित क्रांति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और विश्लेषण करके इनका अध्ययन करेंगे। भारत में हरित क्रांति, यह बीए पार्ट थर्ड ईयर के पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत टॉपिक है। आज लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत आज 9वां लेक्चर है। मैं बल्लूराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज मांगरोल, डिस्ट्रिक्ट भारत। तो हमने देखा है कि भारत के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, इस क्रांतिकारी परिवर्तन या बदलाव को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति को समझने के बाद में हम एक एक कर भारत में जो कृषि है और कृषि के अंतर्गत जो फसलें हैं उनका भौगोलिक विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम हरित क्रांति का, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और परीक्षाओं में भी ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो हरित क्रांति के बारे में आज हम विस्तृत पर चर्चा कर लेते हैं। हरित क्रांति की भारत में शुरुआत कैसे, कब, कहाँ से हुई, इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 में हुई। इसे लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कृषि प्रणाली और बीजों की गुणवत्ता में कई परिवर्तन किए गए, जिससे अचानक से कृषि उत्पादन में बहुत सुधार हुए। सामान्य शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंतर्गत जो हरित क्रांति है, उसमें कृषिगत जो ढांचा है उसमें बड़े पैमाने पर एक क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन किया गया, जिसमें सिंचाई की सुविधाएं हैं, उन्नत कृषि के बीज, रासायनिक पदार्थ, जो रासायनिक ऐसे रसायन जो कृषि को अच्छे से अधिक उत्पादकता प्रदान करने वाले हो, तो इन सभी को मिला करके हरित क्रांति के तत्वों के रूप में हम देख सकते हैं। तो संक्षेप में हम कहें तो भारतीय कृषि में 1966-67 के अंतर्गत उन्नत बीज, रासायनिक खाद, आधुनिक कृषि उपकरणों का या कृषि प्रणाली है उसका प्रयोग किया गया और इस प्रयोग से जो कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता में जो वृद्धि हुई और इस उत्पादकता से जो भारत की कृषि के अंतर्गत सुधार हुआ है, इसी प्रक्रिया को भारत में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप मुख्य रूप से खेती में तकनीकी सुधार किए गए। तकनीकी सुधार के अंतर्गत हमारे जो आधुनिक उपकरण है, चाहे जुताई के उपकरण है, चाहे थ्रेसर वगैरह है जिसको हम अनाज निकालने के लिए उपकरण है, चाहे विद्युत पंप हैं, तो हल वगैरह जो आधुनिक तकनीकी से हम कृषि करते हैं, इन सबको आधुनिक तकनीकी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए 60 के दशक में भारत में हरित क्रांति का आगाज़ किया गया और इसके परिणाम ही सकारात्मक थे। इस हरित क्रांति के परिणाम सकारात्मक थे, लेकिन केवल सकारात्मक ही परिणाम या प्रभाव इसके नहीं थे, बल्कि कुछ नकारात्मक भी निकले थे, जिन्हें हम आगे से देखेंगे। जिससे कृषि उत्पादन में काफ़ी कम समय में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। तो एक लंबे समय तक तो ये तय किया गया, ये धारणा विकसित हो गई कि हरित क्रांति है उससे हमारे यहाँ पर सकारात्मक परिणाम ही आ रहे हैं और हमारे जो क्षेत्र है भारत है उसमें खाद्यान्न के जो उत्पादन है या खाद्यान्न फसलों के जो उत्पादन है उसमें बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई या उत्पादन में वृद्धि देखी गई। और ये जो हरित क्रांति है मुख्य रूप से गेहूं और चावल की जो फसलें उनमें ही सक्सेसफुल हो पाई। तो हम हरित क्रांति के जो घटक हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। हरित क्रांति के घटक, हरित क्रांति के घटक एक एक करके देखते हैं कि हरित क्रांति है क्या है, इसके मुख्य घटक क्या थे। तो सबसे पहले है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। तो भारत में जो हरित क्रांति है उसके अंतर्गत जो कृषि फसलें हैं उनमें अधिक से अधिक उपज उगाने के लिए ऐसे बीजों का प्रयोग किया गया जो कि
आधुनिक तरीक़ा से अधिक कम लागत में अधिक उत्पादन या अधिक खाद्यान्न या जो फस व्यापारिक फसलें हैं, चाहे कोई सी भी हो, उनमें अधिक से अधिक उत्पादन दे सके, उपज दे सके। दूसरा है कृषि उत्पादन में उर्वरक, खाद और रासायनिक का प्रयोग। दूसरा महत्वपूर्ण है क्योंकि परंपरागत जो कृषि है उसमें ये किया जाता था कि जो पूर्ण रूप से परंपरागत क्षेत्र हैं या भारतीय कृषि है उसमें मानव श्रम है उसी का उपयोग करते हैं, और मानव श्रम में जो सामान्य जो खाद होता है उन्हीं का प्रयोग करते हैं। लेकिन हरित क्रांति के समय ये महसूस किया गया कि कृषि में अधिक उत्पादन यदि बढ़ाना है तो उसमें उर्वरक, जो रासायनिक उर्वरक है उनके साथ साथ में रासायनिक खाद और विभिन्न तरीक़ा के जो रसायन हैं उनका प्रयोग किया जाए तो हमारी जो कृषि क्षेत्र है उसमें खाद्यान्न फसलों में, चाहे व्यापारिक फसलों में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी एक मुख्य घटक रहा है हरित क्रांति का, जिसके कारण भारत में हरित क्रांति विकसित या संभव हो सकी। नेक्स्ट है खेती में तकनीकों का प्रयोग। खेती के अंतर्गत जो तकनीकी है, जो अभी मैंने बताया आपको, वह तकनीकी हम जुताई वाले जो उपकरण हैं उनसे लेकर के और कटाई वाले उपकरण हैं, या फिर साफ़ सफाई करने वाले जो उपकरण हैं, या अनाज को जो भूसा है उससे अलग करने वाले जो उपकरण हैं, उन सबको इनके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यहाँ तक कि जो परंपरागत तरीक़ा से जैसे बैल है, ऊँट है, उनसे जो जुताई वगैरह करते हैं तो उनकी जगह ट्रैक्टर प्रयोग किया जाने लगे। हार्वेस्टर है उनका भी उपयोग किया जाने लगा, और जो पानी खींच के और खेतों को सिंचाई वगैरह करते थे वह आज जो इंजन है, पंप्स, विद्युत पंप सेट है, ट्यूबवेल है, उनके द्वारा प्रयोग किया जाने लगा और उनसे अधिक सिंचाई की जाने लगी। इन्हें ही हम खेती में तकनीकी के का प्रयोग है उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्य प्रोत्साहन। हरित क्रांति के अंतर्गत जो उत्पादन हो जाता है, कृषि फसलों का जो उत्पादन होता है उसका जो समुचित मूल्य है वो किसानों को नहीं मिल पाता, लेकिन जो समुचित मूल्य है उसको प्रोत्साहन दिया गया कि किसानों को कम से कम एक उचित मूल्य ज़रूर प्रदान किया जाएगा, जिससे कि उनको अच्छे से अपनी जो आय है वो प्राप्त हो सके, आमदनी है वो प्राप्त हो सके, और वो भी जो कृषि है उसमें अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए अपने आप को उस तरीक़ा से ढाल सके, या अधिक से अधिक उत्पादन करने की जो मानसिकता है उसका विकसित कर सके और कृषि क्षेत्र में अधिक से उत्पादन कर सके। तो ये मूल्य प्रोत्साहन था कि जहाँ पर उचित मूल्य कृषकों को नहीं मिलता था उसके लिए निर्धारित मूल्य करके और ये प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें ये था कि चाहे प्राइवेट क्षेत्रों में यदि जो अनाज है किसानों का वो नहीं बिक पाए तो गवर्नमेंट है या राजकीय स्तर पर मंडियाँ वो विकसित कर दी गई, और उनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके आधार पर किसानों का जो फसली उत्पादन होता था उसे जो सरकार है वो अपने उचित मूल्य पर खरीद लेती, जिससे किसानों को उसका आय के जो स्रोत के रूप में कृषि से प्राप्त हो जाता। अब देखते हैं कृषि का भारतीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है। हरित क्रांति का भारतीय कृषि के क्षेत्र में क्या प्रभाव और लाभ हुए। तो इसमें है पहला, कृषि में जो उत्पादन हुआ उसमें वृद्धि हुई, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई सबसे पहले। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ही भारत में कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न फसलें हैं, चाहे खाद्यान्न फसलें हैं, चाहे व्यापारिक फसलें हैं, उनमें बृहद पैमाने पर उत्पादन में वृद्धि देखी गई। नंबर 2, उत्पादकता में सुधार। कृषि में जो उत्पादकता है, और उत्पादकता से यहाँ अंतर स्पष्ट कर देता हूँ कि उत्पादन और उत्पादन तो जो टोटल उत्पादन है वो, और उत्पादकता है जैसे प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ है, इसे उत्पादकता में सुधार हुआ है। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि सबसे अधिक उत्पादन है, चाहे गेहूँ है, गेहूँ का लेते हैं तो जो उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन उत्पादकता यदि देखी जाए तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो हरियाणा और पंजाब के अंतर्गत होता है। तो उत्पादन और उत्पादकता में यही अंतर है। तो उत्पादकता में भी सुधार हुआ है, जो कि मैंने उदाहरण से आपको बताया है कि पंजाब और हरियाणा में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो अधिक होता है, तो वो किसी भी फसल की उत्पादकता हो गई, और जबकि संपूर्ण जो उपज में जो उत्पादन हुआ है वो केवल उत्पादन हो गया। तो ये हरित क्रांति का ही प्रभाव है या लाभ रहा है। रोजगार में वृद्धि। नेक्स्ट है रोजगार में वृद्धि।
तो हरित क्रांति के कारण कृषि क्षेत्रों में रोजगार विकसित हुए। जैसे जैसे अधिक फसल उत्पन्न होने लगी, अधिक श्रम की आवश्यकता होने लगी, अधिक श्रम के साथ साथ में तकनीकी आवश्यकता होने लगी। तो तकनीकी जो मशीनें हैं उनको चलाने के लिए श्रम की आवश्यकता होने लगी। साथ साथ में अधिक जो निराई गुड़ाई है, जुताई है, उनके लिए मानव श्रम की या कटाई के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होने लगी, जिससे रोजगार में वृद्धि भी हुई। अनाज की कीमत में स्थिरता। हरित क्रांति के कारण जो अनाज खाने योग्य खाद्यान्न अनाज है वो भी आम आदमी तक नहीं पहुंचता। ये हम देखते हैं कि हमारे वृद्ध जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो भी बताते हैं कि पहले जो गेहूं है वो तो देखने को भी नहीं मिलता। जैसे कोई आने वाला है, आन गांव का है, या कोई हमारे अतिथि आया, उसी को ही गेहूं की जो चपाती है वो बनाकर खिलाते थे। नहीं तो सामान्य उसमें ज्वार, मक्का या बाजरा उसका ही 12 मास खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते। इसका मुख्य कारण ये था कि गेहूं वगैरह है या चावल है उनका उत्पादन ही नहीं होता, और उत्पादन नहीं होता तो उनकी कीमत बढ़ जाती। तो ऐसे में हरित क्रांति की वजह से इन खाद्यान्न फसलों की जो कीमत है उसमें स्थिरता आई और आम आदमी तक इसकी पहुंच होने लगी। नेक्स्ट है उद्योगों के साथ संबंध स्थापना। उद्योगों के साथ संबंध स्थापित किए गए। जैसे चीनी उद्योग है वो पूर्णतः कृषि पर ही या गन्ने की फसल पर आधारित है। कपास पर आधारित है वस्त्र उद्योग। तो इनसे एक दूसरे का संबंध स्थापित किया गया, जिससे कृषि फसल में और अधिक विकास हुआ, या हरित क्रांति के कारण कृषि क्षेत्र में अधिक विकास हुआ। नेक्स्ट है सिंचाई सुविधाओं का विकास। हरित क्रांति के तहत ही सिंचाई सुविधाओं में विकास किया गया, जिससे क्या है कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक फसल या सिंचित क्षेत्र है वो विकसित हो सका और अधिक उत्पादन होना संभव हो सका। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना। हरित क्रांति के कारण विभिन्न शहरों में जहाँ तक जो किसान हैं उनकी पहुँच हो सके उनके लिए कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई। जैसे उचित मूल्य पर रासायनिक खाद है, बीज है, वो उपलब्ध कराना। फिर उत्पादित जो माल है या फसल है उसको किसान द्वारा बेचने के लिए कृषि उपज मंडियों का विकसित करना। तो इस तरीक़ा से कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई। कृषि उद्योग निगम की स्थापना। कुछ ऐसी फसलें हैं जो कृषि उद्योग आधारित है, तो ऐसी फसलों के विकास के लिए कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई, जिससे कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ। कृषि आधारित उद्योगों के विकास की वजह से जो उद्योग आधारित कृषि फसलें उत्पन्न की जाती थी उनका उचित मूल्य मिलने लगा, जिसकी वजह से जो कृषि क्षेत्र है उसमें अधिक लाभ मिला। इस तरीक़ा से हरित क्रांति का ये भी प्रभाव पड़ा है। कई फसलों का उत्पादन। पहले किसान क्या है कि एक क्षेत्र में एक ही फसल उत्पादित करता था, लेकिन हरित क्रांति की वजह से एक ही खेत में कई फसलें एक साथ में उत्पादित कर लेते से अधिक लाभ होने लगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। कृषि क्षेत्रों से और जो कृषि उपज मंडी है वहाँ तक कृषि माल को पहुँचाने के लिए और उचित साधनों के द्वारा पहुँचाने के लिए तो उचित रोड है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जैसे विद्युत है, रोड है, और भी कई जैसे बैंक है, सहकारिता है, इन सारी या कर्ज वगैरह या ऋण की सुविधा ये उपलब्ध कराई गई। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही सम्मिलित हो जाती है। इनके अलावा नेक्स्ट है बेहतर वित्तीय सहायता। तो किसानों के लिए हम जानते हैं कि पहले किसी भी कर्जदार से या साहूकार से कर्ज लेकर के अपने फसलें उनका उत्पादन या उनमें फसलों को उत्पादित करते थे, लेकिन धीरे धीरे हरित क्रांति की वजह से कई बैंकों का या सहकारिता संस्था हैं उनका या कई ऐसी संस्थाएं स्थापित कर दी गई जो उचित ऋण पर या उचित ब्याज पर कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने लगे, जिससे हरित क्रांति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। तो ये तो हरित क्रांति के प्रभाव और लाभ हो गए भारत के अंतर्गत, परंतु इस हरित क्रांति का बाद में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई। वो समस्या क्या है तो वो देखते हैं। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत असमानताओं का जन्म। कि हरित क्रांति की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत असमानता पैदा हो गई। जैसे कोई किसान है उसके पास में जो खेत है कुछ अधिक है, तो वहाँ पर उसके पास में जो सुविधाएं हैं वो अधिक मिल गई, तो उसकी हरित क्रांति की वजह से अधिक उत्पादन हो गया। कई किसान ऐसे जिनको ये सुविधा नहीं मिल पाई तो उनका उत्पादन नहीं हो सका, जिससे क्या है व्यक्तिगत जो असमानता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने लगी। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि। नंबर 2 है क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि।
तो हरित क्रांति की वजह से क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि होने लगी। उदाहरण के तौर पर आपको देख के कि जो चावल और गेहूँ है वो, जैसे चावल और गेहूँ हरियाणा पंजाब में है, वहाँ पर अच्छे से इसका हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा है और अच्छा उत्पादन भी हुआ है। चावल का पश्चिम बंगाल में अच्छा उत्पादन होता है, तो जिसकी वजह से जहाँ गेहूँ और चावल है वहाँ पर तो इस क्रांति का अच्छा प्रभाव पड़ा, लेकिन जहाँ गेहूँ चावल का उत्पादन नहीं होता है वहाँ पर हरित क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अर्थात नकारात्मक प्रभाव रहा है। और ये नकारात्मक प्रभाव क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि करने के कारण हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर पुनः बताता हूँ मैं कि हरियाणा पंजाब में गेहूँ और चावल की जो फसल है वो अच्छे से हो सकी, लेकिन जैसे राजस्थान में अच्छे से नहीं हो सकी या महाराष्ट्र में अच्छे से नहीं हो सकी। तो कृषि के क्षेत्र में पंजाब हरियाणा तो अच्छे विकसित हो गए, लेकिन महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाए। तो ये एक असमानता हो गई क्षेत्र विशेषों में। जैसे पंजाब हरियाणा एक क्षेत्र हो गया, राजस्थान एक क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश एक क्षेत्र हो गया, तो इन सब में एक क्षेत्रीय असमानता विकसित हो गई, जिसके कारण हरित क्रांति के नकारात्मक या हानि या समस्याएं उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट है पर्यावरण को नुकसान। हरित क्रांति की वजह से रासायनिक खाद है, रासायनिक बीज है, उनका प्रयोग किया जाने लगा। और रासायनिक जो बीज हैं, खाद है, इनके प्रयोग से जो स्थानीय पर्यावरण है उनमें विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। जैसे कि जो कीटनाशक दवा हैं उनको बीज में मिलाते हैं, तो बीज में मिलाने के बाद में स्थानीय जो जैव विविधता है या जीव जंतु है, पक्षी वगैरह हैं, वो उनको खाते हैं, वो मर जाते हैं। इनके साथ साथ में जो मिट्टी की उपजाऊपन है उसमें भी कमी देखी गई। इनके साथ साथ में कुछ ऐसे जो घास हैं जो जैव विविधता को संपन्न करती हैं, लेकिन वो कृषि के लिए नुकसानदायी है, तो ऐसी जो घास हैं वो ख़त्म होने बिल्कुल विलुप्त हो गई है, जिससे स्थानीय पर्यावरणों को हानि होने लगी है। तो ये हरित क्रांति के कारण ही हुआ है। नेक्स्ट है, यह तकनीक केवल कुछ फसलों तक ही सीमित थी। तो जो मैं ऊपर भी कई दफ़े बताया हूँ कि ये हरित क्रांति वो केवल चावल और गेहूँ की जो फसलें हैं उन्हीं के लिए श्रेष्ठ या उपयुक्त हो सकी। बाकी जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का और जितने भी मोटे अनाज हैं उनके लिए ये सक्सेसफुल नहीं हो सकी। अर्थात एक विशिष्ट फसल विशेष पर ही तक ही सीमित रह करके और रह गई, जिसकी वजह से संपूर्ण कृषि क्षेत्र में ऐसे हरित क्रांति का लाभ नहीं हो सका है। तो हरित क्रांति की ये लाभ, प्रभाव, समस्याएं और हरित क्रांति क्या है, इसके बारे में आज हमने विस्तार से परिचर्चा की है। मैं आशा रखता हूँ कि आप पुनः इसका विश्लेषण करेंगे और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।